मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो उस दिन हमने देखा था व्याकरण चैप्टर का आपका पहला पार्ट, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये हमने फर्स्ट वीडियो में व्याकरण के देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है और भाषा के बारे में हमने यहाँ कुछ एक उदाहरण भी देखा था, एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच। और उसके बाद हमने देखा था कि भाषा के कितने प्रकार हैं। तो हमने देखा था भाषा के दो प्रकार है, एक है मौखिक रूप मतलब बोलकर, और एक होता है लिखित रूप मतलब लिखकर। तो यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी। अब उसके बाद हमने देखा था भाषा के विविध रूप, जिसमें कि भाषा के 5 विविध रूप हैं। एक है व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा, दूसरा है मानक हिंदी भाषा, तीसरा है मातृभाषा, चौथा है राज्य भाषा और फिर एक है राष्ट्रभाषा। तो इतने सारे हमने चीज़ें उस दिन देखी है। अब हम आज जो देखेंगे वो है बोली। तो बोली क्या है? बोली हमारे देश में अलग अलग जो राज्य हैं, राज्य में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो बोली कहलाती हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं, मतलब अलग अलग भाषाएं होती है जो बोली के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे हम दो चीज़ें देखेंगे, जो है एक बोली और एक है उपभाषा, ठीक है। तो बोली क्या है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जो अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है उसको बोली कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होता है। एक क्षेत्र में बहुत से लोगों की भाषाओं को स्थानीय बोली कहा जाता है। यदि एक से अधिक स्थानीय बोलियों को मिला दिया जाए तो उसे उपबोली कहते हैं। बहुत सारी जब स्थानीय बोली को मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपबोली। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, एक से अधिक बोलियों को मिलाकर उपभाषाएं बनती है। जब हम लोग बहुत सारी भाषाएं मिला देते हैं, बोलियां मिला देते हैं, एक से अधिक बोलियों को मिलाते हैं तो वो उपभाषा बनती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोले तो एक भाषा के अंदर बहुत सारे अलग अलग भाषा में मिलते हैं, ठीक है, या एक बोली के अंदर हम और अगर दूसरी बोलियां को जोड़ दें तो वो उपभाषा में आ जाती है। अब यहाँ पे आपका जो है, ये आपको अगर आता है कि बोली किसे कहते हैं तो ये आपको लिखना है, जो है जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि जो बोली होती है, बोली हमेशा एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, बहुत बड़े जगह के लिए नहीं है, एक लिमिटेड जगह के लिए होता है, लिमिटेड क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं, जैसे मारवाड़ी, मगही, गढ़वाली आदि। तो ये सब क्या है? ये एक सीमित क्षेत्र के लिए है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं की अलग अलग बोलियां नीचे दी गई तालिका देखें। अब यहाँ थोड़ा हम लोग नज़र देते हैं उपभाषाएं और ये हैं बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी, उसमें क्या क्या बोलियां बोली जाती है? तो हरियाणवी, बुलंदी, ब्रज, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जो बोली जाती है। पहाड़ी में अगर हम लोग देखेंगे तो गढ़वाली, ये सब तो हमें पता ही है। राजस्थानी में अगर देखें तो जयपुरी, मालवी, मेवाती, बहुत सारी ऐसी बोलियां वहाँ भी बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी में अगर देखें तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये सब मेनली बोली जाने वाली भाषा है, बोलियां हैं। बिहारी हिंदी में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा क्या सुनते हैं? तो भोजपुरी सुनते हैं, मैथिली सुनते हैं और मगही सुनते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें, ये आपके 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज़्यादा तो आएगा नहीं इससे, बट जो है आप लोग एक बार देख लीजिए कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो अगर
एक दो पॉइंट में ही मैं आपको समझाऊं तो उसमें क्या है कि जो भाषा है वो एक मतलब बहुत बड़े जगह के लिए होता है, जैसे कि भाषा की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, लेकिन बोली का एक सीमित क्षेत्र है, जो क्षेत्र है वो एक सीमित है, ठीक है। जब साहित्य की रचना होती है उसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि बोलचाल में ही सिर्फ बोली का प्रयोग है। जब कोई साहित्य की रचना करता है, रचनाकार जो है या साहित्यकार जो जब साहित्य की रचना करते हैं तो वहाँ पे भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बोली जो है सिर्फ बोलचाल में प्रयोग होता है। भाषा का क्या है, भाषा व्याकरण संबंध होती है, बोली में ज़्यादा हम लोग व्याकरण नहीं देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर जैसे हम एक नॉर्मल सी बात करें कि अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग बोलियां देखें घर में, हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र में जब बात होती है तो हम लोग इतने मतलब वो नहीं देखते हैं कि अच्छा ये व्याकरण हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो बोलियों में व्याकरण उतना देखा नहीं जाता है। तो ये कुछ आपके अंतर हैं। अब लिपि देख लेते हैं, लिपि क्या है। तो भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित होता है। अपने सामने बैठे व्यक्ति से जब हम बातचीत करते हैं तो मौखिक ध्वनियों की मदद लेते हैं। अब यहाँ पे कैसा है लिपि में कि पहला चीज़ लिपि में क्या है, जो लिपि को समझाया गया है यहाँ पे कि अगर हम किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम कि उससे नॉर्मल अपने मुंह से हमारे बात करते हुए जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, उसके द्वारा हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान हमसे दूर है तो फिर हम उससे कैसे बात करेंगे, तो कुछ चिन्ह ऐसे दिखाएंगे या लिखित चिन्ह होगा या मतलब कुछ भी ऐसा है जिसके द्वारा उसको हमारी बात समझ में, सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम पढ़े तो हम लोग लिपि को एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। या फिर आप ये दूसरा एक है उदाहरण, इसको भी पढ़ सकते हैं, जो है आपका परिभाषा के हिसाब से आप ये भी लिख सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई भी भाषा लिखते हैं ना, तो हर भाषा की अलग अलग लिपियां मतलब तय की हुई है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग होता है, जिस विधि के द्वारा वो लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी में जब हम लोग बात करें तो हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में आती है, तो देवनागरी। आप लोग जब बड़े होंगे या अभी भी बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे शायद, लेकिन आगे चल के भी आप देख सकते हैं कि जब बहुत सारी परीक्षाएं होती है, एक नॉर्मल से ये उदाहरण मैं दे रही हूँ कि जब बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आपको या हाँ ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम जब होते हैं, ठीक है, तब उसमें आपको क्या बोले जाता है कि आप अपनी लिपि चुनिए, आपको कौन सी लिपि में लिखना है। तो रोमन में मतलब आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आता है वो रोमन में आ जाता है, ठीक है, या नहीं तो आपको अगर देवनागरी में लिखना है, इसका मतलब आप हिंदी में लिख रहे हो। तो हर भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फ्रेंच की लिपि होती है रोमन, अंग्रेजी की होती है रोमन, पंजाबी की होती है गुरुमुखी, उर्दू की होती है फारसी, मराठी की होती है देवनागरी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी, एक कॉमन में जो होता है नेपाली की लिपि क्या है, तो वो भी देवनागरी ही है। तो ये आपने लिपि अभी देखा। अब भारत की सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ पूछेंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ और आपके नॉलेज के लिए सही है कि जो अशोका जो थे, उनके जो शिलालेख जो लिखे गए थे वो भी ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। तो ये आपने आज देख लिया एक बोली और एक लिपि, ठीक है।
तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं? तो एक देख चुके हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के रूप कितने हैं, बोली क्या है, लिपि क्या है, ठीक है, और लिपि भाषा के अलग अलग जो लिपियां हैं उनके बारे में देख चुके हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे वो है व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कितने अंग हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपका शायद कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।